स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का पहला पार्ट का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर समझा दिए हैं, ना देखो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। और चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मैथ साइंस के अलावा सोशल साइंस क्लास 6 to 10 तक मिल जाएगा। ठीक है, हम स्पेशल मैथ और साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन 9th क्लास की सोशल साइंस भी 9th क्लास में स्टार्ट कर दिए हैं स्टूडेंट की मांग के अनुसार और ज़रूरत के हिसाब से। तो सोशल साइंस भी अब कंप्लीट करा ही देंगे और मैथ साइंस लगभग 7-8 चैप्टर हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में देखिएगा, सब सब्जेक्ट का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला चैप्टर का पालमपुर गांव की कहानी है, पहला चैप्टर, उसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। पालमपुर में क्या क्या था उस सर्वेक्षण में, उसके हिसाब से इस तालिके को भरना है। तो तालिका तो मेरे पास नहीं दिख रहा होगा, आपके बुक में ऐसा तालिका बना हुआ है, उसको भरिएगा। ठीक है, देखिए जैसे क में अवस्थित क्षेत्र भरना है, ख में गांव की कुल क्षेत्र, ग में सुविधा भरना है, शैक्षणिक सुविधा, चिकित्सा, बाजार, जल, बिजली पूर्ति, संचार, निकटतम कस्बा, ये सब देखना है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। देखिए अवस्थित क्षेत्र में पड़ोसी गांव व कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कौन? पालमपुर गांव है ना। निकटतम छोटा कस्बा शाहपुर है और निकटतम बड़ा कस्बा रायगंज था। उस गांव के कुल क्षेत्र 250 और 26 मतलब 276 हेक्टेयर पर फैला हुआ है पूरा गांव। सुविधाएं देखते हैं, शैक्षिक सुविधा तो एक उच्च विद्यालय और 2 प्राथमिक पाठशालाएं, प्राथमिक विद्यालय है। चिकित्सा एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी दवाखाना है, प्राइवेट है। बाजार एक सुविकसित बाजार लगता है वहाँ पे। पालमपुर के अधिकतर घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। संचार की बात करें तो सड़क और परिवहन की सुविकसित व्यवस्था है, रोड मतलब अच्छा खासा है। निकटतम कस्बा क्या है? कौन है? शाहपुर है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में होगा खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत है? तो हाँ, सही बात है, उद्योगों में उसको विनिर्मित किया जाता है। कोई चीज़ विनिर्मित माने फिर से निर्मित किया जाता है। खेती का आधुनिक तरीका देखिए, खेती का आधुनिक तरीका में क्या क्या है? आधुनिक कृषि तरीकों को कारखानों से में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए। आधुनिक कृषि की जो है उसके लिए कारखाना की ज़रूरत है, कारखानों में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए, है ना। जैसे HIV बीजों की अधिक पानी की आवश्यकता है, तो इसके लिए इसके साथ ही बेहतर नतीजे के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक, ये सब का फैक्ट्री में भी बनेगा, है ना। किसान सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं तो वो सब भी फैक्ट्री से बनेगा। ट्रैक्टर या थ्रेसर जैसे मशीनें भी प्रयोग में लाई जाती है। HYV बीज का कैटेगरी होता है ना, अच्छा बीज, उत्तम क्वालिटी का बीज। HYV बीजों की सहायता से गेहूं का पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई। अब किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में फालतू गेहूं है। तो ये आधुनिक कृषि जो है उसमें आधुनिक हथियार, आधुनिक दवा, ये सब भी लग रहा है, आधुनिक बीज लग रहा है। तो उसके लिए कारखानों की ज़रूरत है, उद्योगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद किया? पालमपुर में जब बिजली गया तो उससे कैसे किसान को लाभ पहुंचा? बिजली से खेती में स्थित सभी नलकूपों एवं विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को विद्युत ऊर्जा मिलती है। पालमपुर के किसानों की बिजली का प्रसार से विभिन्न तरीकों से सहायता की गई। पहला, इसने पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने की सहायता की है। इससे पहले वो राटर के द्वारा सिंचाई करते आए थे, जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था, किंतु अब बिजली की सहायता से अधिक बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से पटा सकते हैं। तो देखिए, बिजली का सुविधा जब नहीं था ज़्यादा, उस समय राटर द्वारा मैंने अलग अलग तरीके से पटाते थे। राटर में जैसे हम लोग देहात में हमको लगता है क्या बोलते थे, पाघा बोलते थे, पाघा से खींचते थे, कूड़ी लगा हुआ। हम भी बहुत वैसा बारी पटाए हैं। ऐसा कुआं में ऐसा एक डंटा से रहता था, ऐसा किया हुआ, यहाँ पे पत्थर या कुछ बोरा में बांधा हुआ और यहाँ पे ऐसा बाल्टी बांधा हुआ, कूड़ कहते थे इसको ये रस्सी से इसको पकड़ के नीचे ले जाते थे, यहाँ कुआं में यहाँ से भरते थे,
फिर भर के यहाँ से उठाते थे तो ऊपर एकदम आसानी से चल जाता था, क्योंकि इधर में वजन है पत्थर उथर का, है ना, तो निकलता था आसानी से। ले जाने समय थोड़ा दिक्कत होता था। तो ये सब विधि से सिंचाई होता था उस समय। तो बिजली आया, उसके बाद मोटर सब निकलने लगा, मोटर मशीन उसी निकले, उसके बाद गनगना के कितना बड़का ज़मीन है तुरंत पड़ जाता है, कितना बड़ा खेत है ना। बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान पूरे वर्ष में के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते हैं। सालों भर किसान अब खेती कर सकता है बिजली का सिंचाई व्यवस्था हो जाने से। उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर हो रहने की आवश्यकता नहीं है, जो कि एक अनिश्चित एवं भ्रमशील है। देखिए, मानसून में बरसात में पानी आवे तब हम खेती कर सकते हैं, उस पर भी निर्भर अब नहीं है। बिजली आ जाने से उस समय क्या हुआ कि मतलब नदी तालाब से भी सिंचाई करके खेती करने लगे। बिजली के प्रयोग के कारण पालमपुर के किसानों को बहुत से हाथ में कामों एवं चिंताओं से मुक्ति मिल गई। तो ये बिजली का खासियत हुआ है ना, बिजली पहुंचने से। शुरू बिजली पहुंचने से, सही बात है, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। अब तो लगता है बिजली तो अब ये है ही नहीं, लेकिन शुरू जब गया होगा तो सोचिए तो कैसा हो है। अभी भी देखिए ना, अभी बिजली के बिना आदमी का बाल भी नहीं कटवाता है, दाढ़ी भी नहीं बनवाता है। लाइन नहीं तो दाढ़ियों बनाने नहीं जाए, तो ये हाल है। क्या सिंचाई क्षेत्र में सिंचित है? क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित व भ्रमशील है। सिंचित क्षेत्र मतलब सिंचाई का व्यवस्था, सिंचाई का क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है कि नहीं, वो बताना था। तो जरूरी है क्योंकि देखिए, भारत का जो वर्षा प्रणाली है, वो मानसून जो है भारत का एकदम अनिश्चित है। निश्चित नहीं कि एकदम इतना से इतना समय में पानी आएगा, इतना में नहीं आएगा। अनिश्चित तो कभी देख रहे हैं, तो गर्मियों में पानी आने लगेगा, बरसात में गर्मी आ जाएगा, बड़ा उटपटांग है। तो अगर बरसाते का पानी में निर्भर रहेंगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था करनी है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती तो थोड़ी ज़मीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकती थी। यानी सिंचाई के लायक ज़मीन, सिंचित ज़मीन अगर मिल जाए तो वो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। भूमि वितरण कैसे था उसको बताना है। तो भूमिहीन परिवार थे 150। भूमिहीन माने जिसका ज़मीन नहीं था, दलित लोग। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार थे 180 को परिवार ऐसे थे जिसका पास ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम था। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले परिवार थे 95 को, और 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले 25 परिवार थे, और कुल 450 परिवार हो गया। ठीक है, तो 25 परिवार थे जिसके पास 10 से ज़्यादा हेक्टेयर था, और 95 थे जिससे 2 से ज़्यादा, और 180 जिससे 2 से कम था, और जो एकदम ज़मीनें नहीं था वो 150 थे। अगला क्वेश्चन है, छठा, पालमपुर की खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? पालमपुर में खेतीहर मजदूर में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार है। मतलब काम कम है, लोग ज़्यादा हैं, काम कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो उस समय क्या होगा कि नहीं, हम कम में हम कर देंगे। लोग ज़्यादा हैं, काम कम है, तो इसलिए कम मजदूरी में भी लोग काम कर देते थे। अब जहाँ पे काम ज़्यादा रहेगा, मजदूर लोग कम रहेंगे काम करने वाले, तब जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा लेंगे। 100 देगा, कोई कहेगा तो कहना हम 200 लेंगे तब, या कोई 200 दे रहा है तो वो कहेगा हम 400 देंगे, मेरा करो। तो कम मजदूर रहेंगे, काम ज़्यादा है तो फिर पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उसमें क्या था, पालमपुर में लोग ज़्यादा थे, काम कम था। 7वां क्वेश्चन, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। हाँ, अपने क्षेत्र में 2 मजदूर से बात करने बोल रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं। खेतों में काम करने वाले या निर्माण कार्य में लगे मजदूर में से किसी को चुने। तो या तो खेत में काम करने वाला मजदूर या निर्माण कार्य में घर उर बनाने वाला मजदूर। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में है? ये सब बात पर चर्चा करने बोला है ना। दोनों मजदूर को, एक खेती वाला है उसको। तो हमारे क्षेत्र में रामदयाल और लक्ष्मी 2
खेतीहर मजदूर हैं जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हैं, उन्हें मजदूरी के रूप में 70-80 रुपये मिलते हैं। हाँ, उन्हें मजदूरी नगद मिलती है। उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कम मजदूरी मिलती है, इसलिए वे कर्ज में डूबे हुए हैं। कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाइयों से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। तो ये समस्या हो सकता है अपने क्षेत्र में आपको बोला है कि इस मजदूर का स्थिति को लिखने के लिए, है ना। तो ये उस हिसाब से पालमपुर के हिसाब से अपना लिखा है यहाँ पे। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं समझाने के लिए उदाहरण। एक ही क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीका है उसको थोड़ा सा समझाने बोल रहा है, तो चलिए समझाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के तरीके, बहुविध फसल प्रणाली माने ऐसा फसल, भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसल उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक ही खेत में एक ही समय में 2-3 किस्म का फसल उगा दो, उसी को कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। जैसे हम लोग भी कैसे वैसा करते, शुरू उसमें कुछ धनिया उनिया बुन दिए, धनिया या साग पालक साग, और उसी में गोभी लगा दिए। गोभी ठीक चालने जैसा कोड़ने जैसा होगा, चालने जैसा, तब तक धनिया निकल गया, धनिया बेच दिए, धनिया उखड़ा, उस समय ज़मीन भी फुलकार हो गया, मैंने उसमें अलग से कोड़ा लगाने का उतना ज़रूरत नहीं, हल्का फुल्का कोड़ा लगा के माटी चढ़ा दिए, तो एक बार में 2 फसल हो गया। तो ऐसा करने बोल रहे हैं। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे प्रचलित तरीका है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 फसल उगाते हैं, है ना। तो ये सबसे प्रचलित तरीका है, एक ही बार में 2 फसल उगा दो। पिछले 15 से 20 वर्षों से कई लोग तीसरी फसल के रूप में आलू उगाते हैं, और कई लोग क्या कर रहा है 3 फसल एक बार में तीसरा फसल आलू के रूप में उगाते हैं। आधुनिक कृषि तरीकों का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान थे। इन क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर एवं थ्रेशर का भी प्रयोग किया, जिससे जुताई एवं फसल की कटाई आसान हो गई। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और उन्हें गेहूं के अधिक पैदावार के रूप में इनका प्रतिफल मिला। HYV बीजों की सहायता से पैदावार 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लेकर के 3200 हो गया। तो ये आधुनिक तरीका हो सकता है कृषि को बढ़ाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा कीजिए। 1 हेक्टेयर जो जमीन के मालिक है उसके किसान का कार्य को व्याख्या करना है। भूमि को मापने के कार्य को, ना तो भूमि मापने कहाँ से आ गया। अच्छा चलिए, भूमि को मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़ा का क्षेत्रफल के बराबर होता है। माने 100 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर कहते हैं, ठीक है। जमीन का ऐसे मापने का मात्रक इकाई, मानक इकाई हेक्टेयर है, इसलिए हेक्टर बोला जाता है। हेक्टेयर कितना होता है तो 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर मीटर, है ना। एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है उसे कई समस्याओं एक किसान जो 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा किसान जानता है कि इतने छोटे खेत पर काम करके अपने दोनों समय के खाने का प्रबंध नहीं होता, इसलिए उन्हें अपने खेत पर काम करने के बाद 30-40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेतों में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत पर खेती शुरू करता है तो वे ना उसके पास उसके लिए ज़रूरी साधन है, ना बीज, ना खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए पैसे। एक बहुत छोटा किसान होने के कारण उसके पास कोई उपस्कर एवं कार्यशील पूंजी नहीं है। इन सब चीज़ों को प्रबंध करने के लिए उसे या तो किसी बड़े किसान से या फिर किसी व्यापारी अथवा साहूकार से ऊंची ब्याज दरों में कर या धन उधार लेना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस समय भी इस बात की संभावना रहती थी कि वह कर्ज में डूब जाए, जो कि सदैव उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण था। तो ये कारण कम जमीन, 1 हेक्टेयर जमीन वाला का जिंदगी के 10 हाथ
है ना। 1 हेक्टेयर मैंने 100 स्क्वायर फीट में तो उतना सा खेती करके तो जिंदगी जीवन नहीं चलेगा, तो उसके लिए दूसरे के खेत में काम करना पड़ता था हैं। और उतना सा खेत, छोटा सा खेत है तो उसमें तो उतना पैसा भी नहीं होता था कि उसमें लगाने के लिए बीज उज या खर्चा कर सके, दवा उवा लेने का। तो दवा हुआ बीज उज लगाने के लिए कर्जा लेना पड़ जाता था, कर्ज में वो डूबते जाते थे। तो किसान, छोटे किसान का यही हालत है, अभी भी छोटे किसान का यही हालत होता है। छोटे किसान ही फांसी आत्महत्या करते हैं, बड़े किसान थोड़ी करते हैं। छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि जो उस फसल उगा रहा है उसे किसी तरह घर चला रहा है। फिर जब खेती का समय आता है तो कर्ज लेना पड़ता है, और फिर फसल अगर बर्बाद हो गया, पानी आ गया ज़्यादा या पानी नहीं आया तो भी बर्बाद, तो फसल बर्बाद हुआ तो फिर कर्ज चुका नहीं पाता है। वही कारण है, ठीक है। मंझले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वो छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। मंझला और बड़का किसान बोला, तो बड़का मंझला किसान में वो कारण है कि छोटे से कैसे भिन्न है। तो छोटे किसान के पास ज़मीनें कम है रे भाई, तो छोटा से भिन्न रहे करेगा। ज़मीन कम है यानी कि कम फसल उगेगा, कम फसल उगेगा तो कम कैसे पैसा होगा। अब बड़े किसान है, बड़ा खेत है, बड़ा ज़्यादा खेत है, तो जाहिर सी बात है बड़े रहेंगे वो लोग, है ना। आधुनिक कृषि तरीकों से बहुत से धन की आवश्यकता होती है। मंझले एवं बड़े किसानों को कुछ अपनी बचत होती है, इस प्रकार वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरी ओर अधिकतर छोटे किसान को पूंजी का प्रबंधन करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार के ऋण के ब्याज के दर भी बहुत अधिक होता है। जो ब्याज लेते हैं साहूकार किसान बड़े लोगों से, इन लोग का ब्याज भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मंझले व बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कम किसान, छोटे किसान का अधिक सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खेत कम है, उनके पास लागत, पैसा भी बचत कम होता है, क्योंकि फसल ही ज़्यादा नहीं होता है तो बचत कहाँ से करेगा, है ना। पैसा कम होता है। आधुनिक कृषि के लिए आधुनिक दवा, आधुनिक बीज, आधुनिक हथियार का प्रयोग वो नहीं कर पाता है ना। जैसे तैसे लड़े घसर करके पूरा कर देता है। हम लोग भी वैसे ही करते, बड़ किसान नहीं है हम। सविता को किन भात लिखल है रे भाई, सविता को किन भात पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला था, किन ब्याज पर होगा, है ना। क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती है। बोल रहा है कि ये जो सविता जो तेजपाल सिंह से ऋण ली थी, कितना कर्ज में, मतलब ज़्यादा ब्याज पे ली थी कि क्या उसको बताना है। अगर वो बैंक से लेती है तो क्या उसको थोड़ा स्थिति उसमें सामान्य होती, माने अलग होती, उसको बताना है। तो बैंक से कर्ज लेने से क्या होगा, बैंक वाला कम लेता है टैक्स, है ना, तो उससे फ़ायदा है। और जो प्राइवेट लेते हैं वो लोग बहुत लेता है, तो जाहिर सी बात है नुकसान है ना। तेजपाल सिंह ने सविता को 24% ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा दिया। बताओ, 4 महीने के लिए, वो भी 24%, मान 100 का 24 रुपये लगेगा 4 महीना के लिए, जो कि बहुत अधिक ब्याज दर है। सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये प्रतिदिन की दर से खेती में काम करने के को भी सहमत होती है। तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया जाने वाला ब्याज बैंक की अपेक्षा बहुत अधिक था। यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चय ही इससे अच्छी होती। बैंक से ऋण लेती तो उसको चुका भी सकती थी आसानी से, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा लोग ले लेता है तो कहाँ चुका नहीं सकेगी। 35 रुपया का और एक दिन में कमाती थी। अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्ष में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। बोल रहा है अपने आसपास के कुछ पुराने लोगों से तो बात कीजिए और 30 साल के अंदर में क्या क्या परिवर्तन हुआ सिंचाई में को लेकर के उस पर उसको लिखना है, ठीक है। तो 30 वर्ष की इतिहास तो हम नहीं बता सकते हैं, हमारा खुद 30 साल नहीं हुआ, लेकिन हम लोग समय में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। अब उतना बदलाव नहीं हुआ। मेन बदलाव हम लोग देखे हैं जो 1995 से 2000 के बीच जो पैदा हुआ है ना, ये लोग मेन बदलाव देखे हैं। माने आखिरी, इससे पहले वाला तो देखे ही है, आखिरी बदलाव जो है एकदम पूरा क्रांतिकारी बदलाव, ये इसके बीच वाले देखे। वो 2000 वाला भी नहीं देखोगे, क्योंकि 2000 आसपास ही ज़्यादातर बदलाव हुआ है। तो वो लोग छोटे बहुत, माने 95 तक जो पैदा हुआ था
हुआ है। उन लोग का समझिए आखिरी दौर था, मानो बदलाव का पूरा दौर देखे। हम लोग जैसे हम लोग समय ना मोटरसाइकिल, आखिरी था मोटरसाइकिल कहीं छाट छीट दिखता था, टेम्पू का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन हम लोग के याद से मोटरसाइकिल टेम्पू वम्पू आया, गाड़ी उड़ी एकदम रोड में नहीं दिखता था, रोड बनने लगा, साइकिल से सब चलते थे। पैसा हम लोग के याद से हमको लगता है 4 आना तक चलता था, कि पैसा भी चलता था 20 ना 4 आना शायद, लेकिन पैसा भी देखते थे 10 पैसा 20 पैसा, लेकिन 4 आना तक हम लोग याद से चलता था। मोबाइल था ही नहीं किसी के पास है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बदलाव हम लोग भी देखे हैं, जो 95 तक पैदा हुआ है, 95 96 2000 तक, माने जो पैदा हुआ है 1990 से 95 2000 तक, ये पूरा आखिरी बदलाव देखा। अब इतना ज़्यादा नहीं बदलाव होगा। अब जैसे मोबाइल है, शुरू से देखे कैसा था मोबाइल, पहले मोबाइल तो था ही नहीं, टेलीफोन लाइन लगना पड़ता था, फोन लाइन देखते 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 मतलब 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल होते होते कितना बदलाव हो गया। अब कितना बदलाव होगा? अब बहुत ज़्यादा बदलाव थोड़ी होगा, अब सब कुछ तो हो ही गया। अब कहाँ होगा बदलाव, लेकिन उतना ज़्यादा बदलाव नहीं होगा जितना ज़्यादा बदलाव 2000 से 2010-20 तक मैंने अब तक हुआ। 2000 से 2010 तक में जितना बदलाव हुआ सभी क्षेत्र में, चाहे वो मोबाइल का क्षेत्र हो या गाड़ी का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, है तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। पैसा का बात हो, पैसा का या खेती बाड़ी का भी, हाँ मशीन उशीन कुछ नहीं था, मोटर वोटर कुछ नहीं उस समय। कूड़ से पटा पटा के थक जाते थे, ऐसा कूड़ रहता था, या तो घिरनी वाला या तो फिर ऐसा वही डंटा लगा के इधर। तो ये सब दौर देखे हैं ना, तो वही 30 साल का बोला है वो है बताने। तो ये सब बना के आप लिख सकते हैं, या यहाँ पर आंसर है लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पाद कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाएं। गैर कृषि मान कृषि को छोड़ करके आपके क्षेत्र में कौन सा गैर कृषि काम हो रहा है, कृषि को छोड़ के कौन सा काम हो रहा है। जैसे डेयरी होगा, कृषि छोड़, विनिर्माण कोई चीज़ निर्माण का कार्य, दुकानदारी हो रहा है, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, बढ़ाई, ये सब गैर कृषि काम है ना। अगला क्वेश्चन है, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमारे गांव में लगभग 75% लोग कृषि पर निर्भर है, जिसमें किसान और खेतीहर मजदूर दोनों शामिल है, किंतु उनकी आर्थिक दशा शोचनीय है। उनकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि भूमि स्थिर है और कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि कुछ खेतीहर मजदूरों को उनमें काम मिल सके, जैसे कि डेयरी, विनिर्माण, दुकान, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, शिक्षा कार्य आदि गैर कृषि क्रियाएँ। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कामों में शामिल हो सकते हैं जब उनके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता हो और बेरोजगार हो। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगी। सही बात है। अब खाली खेती में छोटे किसान अगर चाहेगा खाली खेती में डिपेंड रहे तो नहीं हो सकता है ना, अलग अलग कार्य को भी करना होगा तब होगा डिपेंडेंसी, क्योंकि खेत तो उतना ही है और जनसंख्या बढ़ रहा है। अब सब सोचेगा खेती में डिपेंड रहे, ऐसे अब नहीं। अब कोई खेती करना नहीं चाहता है, आपका दौर थोड़ा दूसरा हो गया, कोई खेती करना नहीं चाहता है, सब भाग रहा है खेती से, सब अपना अपना धंधा दूसरा कर रहा है। तो सही भी है, लेकिन खेती भी करना जरूरी। खेती नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से, है ना। तो खेती भी करते रहना, इसलिए हम भी खेती करते रहते हैं। खेत है, करेंगे, हमेशा करेंगे। देखिएगा जब तक है, अपने से नहीं कर पाएंगे तो मजदूर लगा करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो चलिए, ये सब प्रश्न था इस चैप्टर का, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कुछ। अगला चैप्टर आते हैं लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।